औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic, that is bond market and valuation of bonds. ठीक है। तो सबसे पहले we go towards the definition. A bond, what is the bond? A long-term debt instrument in which a borrower agrees to make payment of principal and interest on a specific dates to the holder of the bond. जब भी कोई borrower उधार लेता है, मोस्टली कॉरपोरेशंस या गवर्नमेंट उधार लेती हैं तो वो बॉन्ड इशू करती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किए जाते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। जब वो बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उसके बाद जिनको वो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, अब बॉर्वर ने उनको कॉन्ट्रैक्चुअल एक स्पेसिफिक डेट पर उनकी प्रिंसिपल की अमाउंट और उनकी इंटरेस्ट की अमाउंट उनको वापस करनी होती है। तो ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है। मोस्टली इसका जो टर्म है मोस्टली 1 साल से ज़्यादा का होता है। मीडियम टर्म भी होते हैं, 2 साल से 5 साल के बॉन्ड्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं जो 10 साल से 30 साल, 40 साल, 50 साल तक जाते हैं। और परपेचुइटीज़ भी होती हैं जिसके अंदर देयर इज़ नो मैच्योरिटी डेट और वो थ्रू आउट चलते रहते हैं बॉन्ड्स। उसके ऊपर प्रिंसिपल इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है। मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो आगे जाके देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें, इसके फीचर्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अभी तक ये एक लॉन्ग टर्म डेट उधार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर बॉरोवर जो उधार लेने वाला होता है वो ये एग्री करता है कि जो उसने अमाउंट ली है आज उसके अगेंस्ट वो अमाउंट भी वापस करेगा फ्यूचर में और उसके साथ एक फिक्स अमाउंट मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट भी उसको देगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड की डेफिनेशन है। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। जो उधार लेने वाला होता है वो उसके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लायबिलिटी ली जाती है और इसके अंदर एक मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी का मतलब है जहाँ पर जाके आपका बॉन्ड जो है मैच्योर होने का मतलब है अब ये ख़त्म हो चुका हुआ है। यहाँ तक इसका टर्म था, वहाँ तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सारा कुछ वापस कर दिया गया है। एक बंदा जिसने उधार लिया है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर चुका है, उसने अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दी है और उसने इंटरेस्ट की अमाउंट भी वापस कर दी है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट की हम बात कर लेंगे। तो अमाउंट ओड, जो अमाउंट एक्चुअल में उधार ली जाती है, मतलब 1 लाख अगर मैंने किसी कंपनी को दिया है, एबीसी कॉर्पोरेशन को दिया, तो 1 लाख एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने मुझे वापस करनी करनी। दिस इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द डेट। मैच्योरिटी डेट इसमें आ जाए, मैच्योरिटी डेट जिस डेट तक टाइम है, मतलब अगर 10 सालों का बॉन्ड है तो 10 साल मैच्योर, 10 साल के बाद जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट होगी। द टाइम एट विच अ डेट इशू बिकम्स ड्यू, जहाँ पर आपके जो डेट है वो आप सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट आपने वापस करनी होती है उस टाइम तक। प्रिंसिपल मस्ट बी रीपेड एट दैट पॉइंट। ठीक है, वो मैच्योरिटी डेट आ जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉन्ड का। उसके अंदर जो पैसा लिया है उधार उसको इस्तेमाल करने का जो इनकम है लेंडर को, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है, मतलब पैसे के ऊपर पैसा। तो पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ मनी, यूज़ ऑफ मनी, बॉर्बर ने पैसा लिया इस्तेमाल करने के लिए, लेंडर ने उसको पैसा दिया। लेंडर ने उसको पैसा क्यों दिया? ताकि वो इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ले सके और ये कीमत है कि आप मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी कीमत जो है वो इंटरेस्ट कहलाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट कूपन रेट, बॉन्ड के ऊपर मोस्टली कूपन रेट होते हैं। अब बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है उसको कूपन इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब ये फिक्स अमाउंट होती है। मोस्टली जो हम बेसिक फॉर्म में कर बात करें तो बॉन्ड की जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो फिक्स होती है और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है, मतलब 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद या साल के बाद जो है वो फिक्स अमाउंट जो है लेंडर को देता है बॉर्बर। कूपन रेट, और जब मैच्योरिटी डेट आती है, मैच्योरिटी डेट पे वो सारी के सारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बॉर्बर को लेंडर को वापस करता है बॉर्बर।
कूपन रेट जो है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बॉन्ड, जो बॉन्ड जिसने इशू किया है, बॉन्ड इशूअर बेसिकली यहाँ पर आएगा, उसने किस रेट पर बॉन्ड, और ये रेट फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब आपके पास आ जाएगा ना 10% बॉन्ड्स, तो उसमें जितनी भी अमाउंट दोगे, लेट से आप 1 लाख देते हो, तो 1 लाख पे 10% आपको जो है वो कूपन रेट, क्योंकि 10% कूपन रेट उसने डिसाइड किया, तो कूपन इंटरेस्ट वो आपको 10% जो है वो उसका 1 लाख का देते, मतलब 10,000 जो है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। 10,000 आपको 1 लाख के अगेंस्ट आपको क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा, ये कूपन रेट है। इंडेंचर जो है ये डॉक्यूमेंट होता है, जो आप जब बॉन्ड इशू किया जाता है तो उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट भी इशू किया जाता है, उसको बॉन्ड इंडेंचर कहते हैं। इसके अंदर जो है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, पेमेंट की, रीपेमेंट की, और कोई भी स्पेसिफिक टर्म्स जो डिसाइड करना चाहे लेंडर एंड बॉर्वर। लेंडर समटाइम इसके अंदर अपनी भी टर्म्स डाल सकते हैं, उनको कोवेनेंट्स कहते हैं। जिस तरह अब हमें आईएमएफ जब लोन देता है तो उसका इंडेंचर में वो सारे कंडीशंस लिख देता था कि ये आपने तरक्याती काम जो है वो करने हैं, ये आपने फैसिलिटीज़ देनी है, ये आपने यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। उसके बाद जाके आप जो है वो मतलब तब तक आप ये चीज़ें अपनी कवर कर लें, अगर आपने अगला पैकेज लेना है। तो वो इंडेंचर के अंदर कोवेनेंट्स आप लगा सकते हो, लेंडर अपने कोवेनेंट्स लगा सकता है, बोरोवर जो है वो अपनी कंडीशंस लगा सकता है, और इसके अंदर बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सारी मेंशन होती है कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके पीछे सिक्योरिटी की डिटेल इसके अंदर आपको दी जाती है। ये सारा इंडेंचर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है, ठीक है। जर्नल फीचर्स में हम लोग आगे आगे आ जाते हैं जी, वैरायटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें कितनी टाइप्स के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास? मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्गेज बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर द बॉन्ड्स। ये सिंपल, जो बॉन्ड की डेफिनेशन सिंपल है, इसमें लेंडर जो है बोरोवर को उधार देता है, उधार जो बोरोवर है वो बॉन्ड इशूअर होता है, वो बॉन्ड इशू कर देता है लेंडर को, और बॉन्ड इशू कर देता है। इस उस बॉन्ड इशूएंस में ये होता है कि जो बोरोवर है वो ये एग्री करता है कि इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो अमाउंट उसने दी है, जो अमाउंट ही ओड, उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट की अमाउंट देगा लेंडर को, और वो एक मेच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल की अमाउंट उसे वापस कर देगा विद इंटरेस्ट पेमेंट्स। और मॉर्गेज बॉन्ड्स के अंदर कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ वेराइटीज ऐड हो जाती हैं। मॉर्गेज बॉन्ड, बॉन्ड का स्ट्रक्चर तो वही होगा, लेकिन ये सिक्योर्ड होगा। सिक्योर्ड बाय व्हाट? बाय प्रॉपर्टी, मोस्टली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के साथ। जो मॉर्गेजेस जो हैं वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो बैक्ड होते हैं। इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, दीज आर आल्सो बॉन्ड्स, बट ये किसी इक्विपमेंट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। इक्विपमेंट्स ट्रस्ट सर्टिफिकेट जो हैं वो मोस्टली रेल रोड्स, क्योंकि वो रेल रोड्स के अंदर बोगीज होती हैं, उनको रखवाया जाता है एज अ सिक्योरिटी। एयरलाइंस जो जब फाइनेंसिंग करते हैं तो वो एयरप्लेन्स को रखवा सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रखवाना, और उसके बाद बॉन्ड, इससे क्या हो जाता है कि आसानी हो जाती है, लेंडर आराम से लोन दे देता है, क्योंकि उसके पास एक किस्म की सिक्योरिटी होती है कि अगर बॉर्वर किसी कंडीशन में उसका पैसा वापस ना कर सका तो वो सिक्योरिटी को बेचकर उसकी ऑक्शन करवा के वहाँ से अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। अदर एसेट बैक सिक्योरिटीज भी होती हैं, मतलब एक मोस्ट कॉमनली मॉर्गेज बॉन्ड्स होते हैं, इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन अदर एसेट्स भी उसके अंदर आ सकते हैं समटाइम। कोई और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनको भी हम सिक्योरिटाइजेशन में। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? सिक्योरिटाइजेशन है कि आप अपने जो मोस्ट इलिक्विड एसेट्स हैं, जो मार्केट में नहीं, मुश्किल से बिकेंगे, उन मोस्ट इलिक्विड एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो। मतलब उसके अगेंस्ट आप जो है वो बॉन्ड इशू कर देते हो, लोगों को सिक्योरिटीज दे देते हो, और लोगों से पैसा ले लेते हो। मतलब उन इलिक्विड एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आप क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। अगर आपको डीपली फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 को देखना है तो उसके अंदर आप बहुत आराम से समझेंगे कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मेल्ट डाउन है उसकी रीज़न जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ही थे। बेसिकली सबसे सिक्योर्ड बॉन्ड्स जो थे, मॉर्गेज बॉन्ड्स, वो उसके पीछे जो है वो सबसे ज़्यादा उनका रोल था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं जो आप पढ़ सकते हो 2007 के मेल्टडाउन के अंदर। Equipment trust certificates are secured by equipment such as railroad cars, and mortgage are mostly secured by real estate.
अदर एसेट्स में आल्सो बी यूज्ड एज अ कोलेटरल फॉर द डेट इश्यूज, और अदर एसेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं बॉन्ड की इशुएंस के लिए। डिबेंचर्स एक ऐसे बॉन्ड्स हैं जो किसी भी चीज़ के साथ सिक्योरिटी उनकी, इनके बैक पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं दैट आर सपोर्टेड, और ये सिंपली इनके पीछे सपोर्ट क्या होती है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। जिस फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होगी उसका डिबेंचर ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, और जिस फर्म की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम होगी उसका डिबेंचर जो है वो कम वैल्यूएबल होगा। लाइक आप देख लें, अगर आप डिबेंचर की बात करें तो मोस्ट ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर, मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो मार्केट के अंदर प्लेयर्स होंगे उनको आप आराम से लोन दे देंगे और उनसे डिबेंचर आप ले लेंगे। लेकिन अगर कोई न्यू एंट्रेंट्स आ जाते हैं मार्केट में और वो आपसे कहते हैं हमें लोन दो विदाउट सिक्योरिटी, हम आपको वापस करेंगे, तो आप उनकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी नहीं होगी और उस बेस के ऊपर आप उनको लोन शायद ना दें। उसके बाद इनकम बॉन्ड्स आ जाते हैं आपके पास। इनकम बॉन्ड जो हैं इनके नाम से ही डिपेंड करता है कि ये इसके ऊपर इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब फर्म इंटरेस्ट अर्न कर लेती है, मतलब वो इतनी इनकम कमा लेती है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके। अगर वो इनकम इतनी नहीं कमा सकती या इतनी इनकम उसकी नहीं होती तो उस सूरत में वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। ठीक है, if the company is unable to cover its other expenses, it is not legally obligated to pay the interest on these bonds। ठीक है, so income bonds we pay interest when the firm earn the interest। Convertible bonds are a hybrid type of securities। Why these are hybrid type of securities? These bonds may exchange from common stock for common stock, sorry। कॉमन स्टॉक मतलब शेयर्स के साथ एक टाइम के बाद ये बॉन्ड्स जो हैं वो शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और बॉन्ड और शेयर्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ओनरशिप का है। बॉन्ड होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर नहीं होता, उसने कंपनी को सिंपली उधार दिया होता है। जबकि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर होता है, उसके पास राइट होता है कि वो शेयर के अगेंस्ट वोट कर सके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कर सके, मैनेजमेंट में ज़्यादा पेनिट्रेशन शेयर होल्डर की होती है। लेकिन बॉन्ड होल्डर को ये बेनिफिट होता है कि उसको इंटरेस्ट पहले मिल जाता है, शेयर होल्डर को ये नुकसान होता है कि उसका रेजिडुअल क्लेम होता है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। रेजिडुअल क्लेम का मतलब ये है कि सारे एसेट्स बेचने के बाद सारे क्लेम्स वापस करने के बाद कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अगर लिक्विडेशन हो जाए सारे एसेट्स बेचने के बाद, जब पैसे बांटे जाएंगे तो सबसे पहले डेट होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे, बॉन्ड होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे जो एक किस्म के बॉन्ड होल्डर्स ही होते हैं, और वो भी हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, और उसके बाद जो आपके मेन कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाएंगे। ये थोड़ी सी डिटेल है, आगे जाके शेयर होल्डर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स में जाके डिटेल में इस पे बात करेंगे। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स, अब मैंने आपको बताया जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड है उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है, लेकिन एक ऐसी टाइप है जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट, ओपन इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो हमारे इस्लामिक बॉन्ड्स हैं उसके अंदर वो जो रेट है वो वेरी होता रहता है और उसको काइबर के साथ लिंक कर दिया गया है। काइबर जैसे चेंज होगा वो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता जाएगा, मतलब उसके अंदर लॉस के चांसेस तो नहीं है लेकिन रेट के फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जो है इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो इंटरवल के साथ नहीं दिया जाता। इसके अंदर जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो एट द मैच्योरिटी मिल जाती है। और कैसे मिलती है कि बॉन्ड इनिशियली डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके ट्रेजरी बिल्स हैं, लेकिन वो बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है, वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मोस्टली आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो जो बॉन्ड हैं वो कॉर्पोरेट जो सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कुछ टाइप्स हैं जो आ सकती हैं इसके अंदर। उसमें ये होता है कि बॉन्ड इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, मतलब एक बॉन्ड है
$100 का। वो $100 का बॉन्ड जो है वो 5 सालों का बॉन्ड है, वो $80 पे आपको इश्यू कर दिया जाएगा। है वो उसकी पार वैल्यू 100 ही, लेकिन वो डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया जाता है। आप उस बॉन्ड के अगेंस्ट कंपनी को देते हो 80 जब 5 साल गुज़र जाते हैं तो कंपनी आपको जो है वो जो अमाउंट वापस करती है वो कर देती है $100 वापस, जो उसकी फेयर वैल्यू है, जो पार वैल्यू है वो वापस कर देती है। मतलब $80 जो आपने दिए, $20 जो है वो ऊपर आपको ऑटोमैटिकली एक किस्म का क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। ऑल्दो ये इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये होता क्या है कि आपने जो बॉन्ड खरीदा है वो डिस्काउंट पे खरीदा है और पेमेंट उसको डिस्काउंट में की है, जो पैसे उसको उधार में दिए हैं लेंडर ने वो डिस्काउंट पे दिए हैं, $80 दिए हैं और जब टाइम गुज़र गया तो कंपनी ने जब वापस किए पैसे लेंडर को तो उसने $80 वापस नहीं किया, उसने $100 वापस कर दिए, तो $20 उसको वहाँ पर क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स इस तरह जो हैं वो इश्यू किए जाते हैं। यूरो बॉन्ड्स जो हैं ये किसी और मुल्क में होम करेंसी में बॉन्ड इश्यू किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉन्ड इज़ डोमिनेटेड इन पाक रुपी, ठीक है? इस बॉन्ड जो है वो पाक रुपी में इश्यू किया गया है लेकिन किसी और कंट्री में। यूरो बॉन्ड्स में मोस्टली डॉलर में आपके पास होते हैं कि डॉलर अमाउंट के अंदर आप दूसरे मुल्क में बॉन्ड इश्यू कर देते हो। मतलब हम जब कंपनी को उधार देते हैं वो भी डॉलर्स में देते हैं, हमें इंटरेस्ट जो है वो भी डॉलर्स में मिलता है, लेकिन हम बैठे पाकिस्तान में हुए हैं, ठीक है? तो किसी और मुल्क में आप जो है वो इश्यू कर दें, किसी और करेंसी में आप जो है वो बॉन्ड इश्यू कर दें, मतलब यूरो बॉन्ड इसको कहते हैं। डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड इश्यूड इन पाकिस्तान, ठीक है? तो वो यूरो बॉन्ड कहलाएगा। काइबोर, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इस रेट के ऊपर बेस हम लोग जो है वो इंटरबैंक ऑफर रेट लगते हैं, इस रेट के ऊपर जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं। वैसे तो ट्रेजरी बिल रेट होता है, उसके बाद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट भी है, जो इंटरबैंक रेट्स होते हैं। इंटरबैंक बैंक ने आपस में बैंकों ने जब डील करना होता है तो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट पे करते हैं। दीज आर द बेसिस ऑफ ऑल अदर इंटरेस्ट रेट्स। तो ये आजकल हम लोग जो इस्लामिक बॉन्ड्स हैं वो इस रेट को देखकर इसके आगे थोड़ी परसेंटेज लगा के तो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। इसमें एक टाइप आती है हाई यील्ड। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं कि हमारे पास दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस को और बॉन्ड्स को वैल्यूएट करते हैं और उनको कुछ ग्रेडिंग असाइन करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर हैं। पाकिस्तान के अंदर पैकरा एंड JCR विज है, जो बताते हैं ये बॉन्ड जो है कितना सिक्योर है और ये बॉन्ड जो है कितना अनसिक्योर। मतलब सिक्योर को वो ज़्यादा कहते हैं कि जी वो उसको ग्रेड असाइन करते हैं, अच्छा ट्रिपल ए ग्रेड असाइन कर दिया, डबल ए ग्रेड असाइन। ए ग्रेड बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी सिक्योर्ड बॉन्ड हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें आपकी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होगी अकॉर्डिंग टू देम, उन्होंने जो ग्रेडिंग। और उसके बाद डी ग्रेड्स होते हैं, सी ग्रेड्स होते हैं, ठीक है? ये आपके हाई यील्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ये नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज़ होती हैं और ये ऑफ़र कर रही होती हैं हाई रिटर्न। इनको हम जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं। जंक बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके ऊपर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पुअर क्वालिटी जो ऑफ द जंक बॉन्ड जो है रिक्वायर दैट दे ऑफर हाई यील्ड्स एट लीस्ट रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने की एक ही अट्रैक्शन होती है जंक बॉन्ड्स में, वो ये होती है कि ये हाई यील्ड प्रोवाइड करते हैं, हाई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। जो रिस्क टेकर्स हैं वो जब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और ये बॉन्ड की वैल्यू जब ऊपर जाती है तो उनको हाई यील्ड होती है। जबकि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल ए बॉन्ड्स हैं, डबल ए बॉन्ड्स हैं, ये सारे ग्रेड जो बॉन्ड्स हैं ये आपको इतनी हाई यील्ड प्रोवाइड नहीं करते। आप यहाँ पर रिटर्न जो है वो ज़्यादा नहीं कमा, सिर्फ उतना ही कमा सकते हो जो आपको वो कूपन इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो वो सिक्योर्ड है, आपने उनको दे दिया, आप मैच्योरिटी तक वेट करें। लेकिन जो हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स हैं इसके अंदर ये है कि आप ये बॉन्ड खरीदते हैं, खरीदने के बाद आप इनको मार्केट में जाके बेच भी सकते हो। जब बेचेंगे तो इनके ऊपर आपको हाई यील्ड भी
मिल सकता है, हाई इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है और हाई इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करती हैं कंपनीज, और उसके बाद इनके ऊपर रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर एक टाइप आती है फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हाई यील्ड से, मतलब हाई यील्ड सॉरी इन्वेस्टमेंट ग्रेड से। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब जिनके ग्रेड हाई होते हैं, जेसीआर, विज और पैकरा जो है उन्हें हाई ग्रेड करता है, लेकिन हाई ग्रेड होने के बाद कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, और जो इशूअर है वो अपनी क्रेडिट वर्दीनेस खो देता है मार्केट में, और उसके बाद वो जो बॉन्ड्स हैं और फर्म्स हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये बॉन्ड्स की ग्रेडिंग जो है ट्रिपल ए से या ए से डाउन चली जाती है, सी डी डबल डी वहाँ तक आपकी जो है वो ये ग्रेडिंग जा सकती है। तो ये ए से स्टार्ट होते हैं और डी पे जाते हैं तो वो फॉलन एंजल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट जो है मोस्टली ओवर द काउंटर मार्केट प्राइमरली ट्रेड किया जाता है, और most bonds are owned by and traded among large financial institutions। large financial institutions आपस में ही bond के अंदर डील कर रही होती हैं over the counter। full information of bond trades in the OTC market is not published, but representative groups of bonds is listed and traded on the bond division of NYSE। ये बाहर के मुल्क के बारे में थोड़ी सी हमने बात की। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसे ही है। थोड़े से अभी तक हम लोग थोड़े से फीचर्स को देख रहे हैं, वैल्यूएशन तक नहीं है। कॉल प्रोविजन, सम टाइम इंडेंचर में कॉल प्रोविजन दी जाती है। कॉल प्रोविजन का ये मतलब है कि अगर एक बॉन्ड मैंने इशू कर दिया, लाइक आई एम अ कंपनी, और मैंने किसी लेंडर को बॉन्ड इशू कर दिया कि मैं आपको 10 साल बाद पेमेंट दूंगा, लेकिन इंडेंचर में मैं ये कंडीशन डाल सकता हूँ कि 6 साल के बाद आप किसी भी टाइम रिडीम करवा सकते हो, मतलब मैं आपको 6 साल के बाद पूरी पेमेंट देके इसको रिडीम कर सकता हूँ। तो कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं दैट द इशूअर में रिडीम बिफोर ये इशूअर कॉल कर ले। मैं कॉल कर लूँगा 6 साल बाद, मैं कॉल कर सकता हूँ कि जी हाँ जी अपने पैसे वापस ले लें और बॉन्ड को मैच्योर कर लें। तो ये एक किस्म का आ सकता है बिफोर द मैच्योरिटी। वैसे तो 10 साल बाद मैच्योरिटी डेट आनी है, लेकिन उससे पहले मैं कॉल प्रोविजन डाल सकता हूँ कि 5 साल बाद या 6 साल बाद मैं बुला के इसको रिडीम कर सकता हूँ, आपकी पेमेंट आपको वापस कर सकता हूँ, वरना 10 साल तक तो जाना ही है। A callable bond allows the issuing company to pay off its debt early। ठीक है, ये जो मैंने आपको बात की। A business may choose to call their bonds if the market interest rate move in favor and direction and will allow them to borrow at a more beneficial rate। ठीक है, मार्केट का रेट कम जा रहा है, अब हमें ये, मैं एक इशूअर हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने 10% पे लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ और बॉन्ड इशू किया हुआ है। अब मैं अपने इन्वेस्टर्स को 10% वापस करता जा रहा हूँ, 10% इंटरेस्ट देता जा रहा हूँ। अब 4 साल रह गए, मैंने 4 साल हर 6 महीने बाद उसको 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट रेट साल का दिया जाता है तो 10% का हाफ हो जाएगा 5%। हर 6 मंथ्स के बाद मैंने उसे 5% इंटरेस्ट देना है, और मार्केट के अंदर जो अभी रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है 8%। मेरे सेम बॉन्ड के सेम टाइम के बॉन्ड के ऊपर जो 6 साल में पहुंच गया। 6 साल बाद मैंने देखा कि मैंने जब शुरू में इंटरेस्ट इशू किया था तो 10% पे किया था, मार्केट के अंदर सेम जो बॉन्ड है वो इशू किया जा रहा है 8% पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल कर लूंगा, कॉल करके मैं कहूँगा अपने पैसे वापस लो, मैं उसे रिडीम कर लूँगा, मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा। मैं उन्हें कहूँगा जी ये रिडीम हो गया, रिडीम करके उनको जो है वो पैसे वापस किए और बॉन्ड को रिडीम कर लिया, और मैंने दोबारा से उधार ले लिया। ठीक है, दोबारा से उधार ले लिया, और वो उधार जब मैंने लिया और बॉन्ड इशू किए तो मैंने 8% पे इशू कर दिए। अब 8% पे 6 महीने बाद मुझे 4% देना पड़ा, पहले मुझे 5% देना पड़ रहा था, अब मुझे 4%। तो जो इश्यूअर है उसको फायदा होता है, वो ये देखता है कि मार्केट के अंदर अगर उसकी फेवर में डायरेक्शन में जा रहा है इंटरेस्ट रेट, तो वो पहले वाले को रिडीम करके नया इंस्ट्रूमेंट इशू कर लेगा, या फिर हो सकता है नया इंस्ट्रूमेंट इशू करके उधार लेके पहले वाले को रिडीम कर ले। तो ये उसकी स्ट्रेटजी है, कैसे वो अपने फाइनेंस को लेकर चलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सारी स्ट्रेटजीज आपके सामने आ सकती हैं। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट उसकी फेवर में नहीं है, लेट्स से 10% वो दे रहा है इंटरेस्ट और मार्केट के अंदर अभी 14% चल रहा है या 12% चल रहा है, तो वो फिर रिडीम नहीं करेगा, वो फिर उसको कॉल नहीं करेगा।
तो कॉल प्रोविजन डाल दी है उसने, अगर उसकी फेवर में मार्केट रेट चला जाए, क्योंकि अगर वो उसे कॉल कर लेता है और रिडीम कर लेता है, तो अब उसने अगर दोबारा से उधार लेना है तो उधार लेगा तो 14% पे लेगा। ठीक है, जब वो 14% पे लेगा तो फिर वो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसे फिर 14% इश्यूअर को देना पड़ेगा, लेंडर को। तो borrowers are willing to pay more and lender requires more for callable bonds. मोस्टली कॉलेबल बॉन्ड्स के ऊपर borrower को मोस्टली फ़ायदा होता है, तो उसके बाद कॉलेबल बॉन्ड पे वो कोशिश करते हैं कि वही इशू किए जाएं, और लेंडर्स भी ये प्रोविज़न डलवाते हुए रिक्वायर करेंगे जी कि आप रिटर्न हमें ज़्यादा दें। तो कुछ कंडीशंस डाल सकते हैं अगर आपने कॉलेबल बॉन्ड्स बनाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले कॉल कर रहे हैं तो लेंडर जो है जिसने उधार दिया हुआ है उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा रिटर्न आपसे पहले रिक्वायर कर सकता है कि आप 10% नहीं, आप मुझे 11% पे अगर ये इशू करते हैं बॉन्ड, तो फिर मैं आपको उधार देने को तैयार होता हूँ। तो दीज आर वेरियस कंडीशन। देयर सिंकिंग फंड्स, देयर आर सर्टेन फंड। अब ये जो सिंकिंग फंड है, हमने रिसेंटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होती जाती है और आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे होती जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते जाते हो, वो भी कम होती जाती है, और इंटरेस्ट भी साथ साथ पे करते जाते हो। तो आपका विद द टर्म, जिस तरह टर्म गुजरता जाता है, आपकी टोटल जो लोन की अमाउंट है वो पे ऑफ हो जाती है। यही सिंकिंग फंड का एक फीचर है कि इश्यूअर पे मैच्योरिटी के टाइम पे एकदम पैसे का प्रेशर आ जाए। मतलब 10 लाख अगर उधार लिया है तो 10 सालों बाद उसे 10 लाख का 10 लाख पूरा का पूरा वापस करना है, तो वो एक किस्म का प्रेशर है। वो सिंकिंग फंड इशू कर सकता है, और सिंकिंग फंड में ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है वो अपनी प्रिंसिपल की अमाउंट भी पे ऑफ करता जाए, और साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट भी क्या करता जाए, पे करता जाए। तो provision to pay off the loan over its life rather than all at maturity। ठीक है, सारी मेच्योरिटी पे करने के बजाय वो जो है वो कब पे किया जाता है, ओवर इट्स लाइफ, जो है लाइफ ऑफ द बॉन्ड 10 सालों तक बराबर बराबर, जिस तरह मोटाइजेशन स्केड्यूल में बनाया था वैसे हम लोग इसको पे ऑफ करते जाते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ द इन्वेस्टर का भी रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इन्वेस्टर को प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और साथ में उसको जो है इश्यूअर का भी बर्डन जो है वो कम कर देता है। तो लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तब इशू नहीं है जब रेट जो है मार्केट रेट वो डिक्लाइन हो रहा है आफ्टर इशुएंस। ये मार्केट रेट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जब शुरू में हम लोगों को जब बॉन्ड इशू करता है बॉन्ड इशूअर, वो एक रेट डिसाइड कर लेता है, कूपन रेट 10% उसने डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद वो रेट 10 सालों तक चलना है, 10% ही चलना है। अब सेम बॉन्ड्स मार्केट में जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, और मार्केट का जो रेट है, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है, वो चेंज होती जाती है। मतलब मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, हो सकता है वो 12% भी चल रहा हो, 8% भी चल रहा हो, 10% चल रहा हो, वो 14% चल रहा हो। तो मार्केट रेट वैसे जो जो इशू है, जिस जो बॉन्ड हमने इनिशियली लिया है उसमें 10%, वो 10% चेंज नहीं होगा, लेकिन 10% के साथ जो मार्केट का रेट है, जो सिमिलर बॉन्ड्स हैं उनके रेट चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम आगे बढ़ता जाता है, जो मार्केट का रेट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो मार्केट का रेट है वो बॉन्ड की वैल्यू डिसाइड करता है। अगर लेट से मैंने 10% का 10% बॉन्ड खरीदा हुआ है और मार्केट के अंदर 12% है, ठीक है, ये मैं थोड़ा आपको लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो बॉन्ड के जो फीचर्स हैं उसके अंदर हमारे पास एक तो आ जाती है जी पार वैल्यू, जो मेच्योरिटी पे हमें मिलती है। ठीक है, लेट से ये हमारे पास $1000 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कूपन इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट की अमाउंट आती है। ठीक है, वो 10% भी आ सकती है, वो आपकी जो है वो 8% भी आ सकती है। तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कूपन इंटरेस्ट रेट जो है
वो आपके पास लेट्स से 10% है और 10% जो कूपन पेमेंट आ जाएगी वो आपके पास $100 पर ईयर पेमेंट आ जाएगी। ये आपके पास इंटरेस्ट है। मैच्योरिटी आपके पास लेट्स से 10 ईयर्स है। अच्छा, इसके ये आपका एक टोटल फीचर्स है, ये आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड है। इसके अंदर 3 फीचर, कूपन इंटरेस्ट जो 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स और $1000, ठीक है। 10 सालों बाद $1000 जो है इशूअर ने, जो इशूअर है, issuer is the borrower, ठीक है। issuer is the borrower and investor, lender is also the investor, ठीक है। lender जो है पहले इसको 1000 दे देता है, आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स इसने ये 10,000 इसको 1000 इसको वापस करना है ईश्वर ने। लेकिन उसके साथ साथ वो इसको क्या दे रहा है, कूपन इंटरेस्ट हर साल कितना दे रहा है, $100 देता जा रहा है, ठीक है। 10% उसको हर साल कूपन इंटरेस्ट भी देता जा रहा है। सो अब ये तो इसका स्ट्रक्चर आ गया। जब ये इशू कर दिया तो इशू हो गया, इसने पैसे दे दिए। अब ये इसने 10% ही हर साल देना है। लेकिन मार्केट के अंदर जब आते हैं, मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर देयर आर सिमिलर बॉन्ड्स, देयर आर सिमिलर बॉन्ड्स जो बिल्कुल इस जैसे स्ट्रक्चर पे बने होते हैं। हो सकता है कि 1 साल गुजर जाए, ठीक है, या 5 महीने गुजर जाए, 5 महीने बाद जो मार्केट का रेट है, ठीक है, मार्केट रेट, वो अब 10% पे इशू नहीं कर रहे बाकी बॉन्ड्स, वो इशू कर रहे हैं 12% पे। मतलब इन्वेस्टर को अब 12% मिल रहा है। जब वो उधार देगा इन्वेस्टर तो उसको 10% के बजाय 12% मिलेगा। तो ये बहुत अट्रैक्टिव जो है, वो बाकी सारे बॉन्ड अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इस बॉन्ड की जो वैल्यू है, दिस इज द बॉन्ड 1, ठीक है, बॉन्ड 1 ये, और ये बॉन्ड 2 और 3, ठीक है। ये जो है ये रेट डिसाइड करें। अब जब ये रेट डिसाइड हो रहा है तो इस बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो कूपन इंटरेस्ट रेट इसने 10% देना। अब ये इन्वेस्टर जब ये वाला बॉन्ड 1 लेके मार्केट में जाएगा, बॉन्ड 1 लेके मार्केट में जाएगा और कहेगा जी मुझे आज पैसे की जरूरत है, मेरा बॉन्ड ले लो, तो यहाँ पर इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा? क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें सेम बॉन्ड जो हैं दूसरे दूसरे इशूअर जो हैं 12% पे दे रहे हैं, आप हमें 10% पे दे रहे हो। तो उसे क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कम होगी, $100 के बजाय ये मार्केट में बिकेगा $90, मतलब एस्टिमेटेडली $90 का कोई खरीदने को तैयार होगा तो हो जाएगा, $100 का कोई नहीं खरीदेगा, मतलब 1000 का कोई नहीं खरीदेगा, 990 का हो सकता है ये खरीद लें, क्योंकि $1000 दिए थे ना, 1000 कोई नहीं लेगा, 990 का हो सकता है ले लें। सिमिलरली अगर ये रेट नहीं है, अगर आप 2 साल बाद चले जाएं, 2 साल बाद अगर मार्केट में जाएं तो बॉन्ड 2-3 जो है वो कितने में बिक रहे हैं, उनका कूपन इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, आपका बॉन्ड है 10% पे। नाउ योर बॉन्ड इज वेरी अट्रैक्टिव इन द मार्केट। अब आपका बॉन्ड मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि मार्केट में सिमिलर बॉन्ड जो है वो 8% में मिल रहे हैं, आपका बॉन्ड जो है वो 10% पे है, ठीक है। सो यू आर सेलिंग इट एट 10%। अब आप जब मार्केट में, अव्वल तो आप जाएंगे नहीं क्योंकि आपको तो ज़्यादा रेट मिल रहा है। बहरहाल मार्केट में जब आपका बॉन्ड फ्लोट कर रहा होगा, लिस्टेड होगा, तो लोग आपके बॉन्ड का जो है वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार होंगे। हो सकता है कोई $120 दें, तो मार्केट में आपके बॉन्ड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो बॉन्ड जो है वो $1000 के बजाय हो सकता है वो 1020 का बिके, हो सकता है वो 1040 का बिकना शुरू हो जाए, हो सकता है वो 1100 का बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि उस पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है और मार्केट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो कम चल रहा है। ये यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो है 2 किस्म के चलते हैं। एक तो कंपनी का अपना इंटरेस्ट रेट, कंपनी का अपना जो कूपन इंटरेस्ट है, और दूसरा मार्केट का इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसकी बेस के ऊपर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती या कम होती है। तो इन्वेस्टर ये देखता है कि ये अच्छा नहीं होगा अगर रेट आगे डिक्लाइन हो रहा है और सिंकिंग फंड बॉन्ड है।
सिंकिंग फंड बॉन्ड के अंदर ये है कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होती जा रही है और वो उसको उसके साथ रहना पड़ेगा मैच्योरिटी तक, ठीक है। अब उसे मैच्योरिटी तक वो बॉन्ड को अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में बॉन्ड 8% पे आ रहा है तो हो सकता था अगर वो सारा का सारा पैसा उनके पास होता तो वो मार्केट में जाके बेच सकता था उसे, अब वो बेच नहीं सकते, तो उसको इन्वेस्टर को ये अच्छा नहीं है, इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी सिचुएशन है। एक तो बॉन्ड के अपना कूपन इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, एक अपना कूपन इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने थ्रू आउट द मेच्योरिटी डेट उसने ये रेट उसका फिक्स रहना है। और एक मार्केट रेट होता है, मार्केट के अंदर जो सिमिलर बॉन्ड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम पे या ज़्यादा पे बेचते हैं और वो इस बॉन्ड की वैल्यू को ज़्यादा या कम करते हैं। अगर मार्केट रेट कम हो, मार्केट रेट अगर कम हो तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मार्केट रेट ज़्यादा हो तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। इन दिस वे वी डू दीज ऑल थिंग्स। आगे आ जाते हैं अदर टाइप्स और फीचर्स ऑफ बॉन्ड। इसमें कुछ और टाइप्स के बॉन्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वारंट्स एज वेल। वारंट्स आर ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको दी जाती हैं कि कुछ बॉन्ड्स के साथ वारंट्स आ जाते हैं। वारंट्स आपको ऑप्शन के आपको एक सर्टेन मार्केट से कम रेट पर आप उस कंपनी के जो बॉन्ड इश्यूअर है, बॉन्ड इश्यूअर जब अपने बॉन्ड को बेचने के लिए उसके साथ वारंट्स भी दे देता है। वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीद सकते हो उस कंपनी के स्पेसिफिक प्राइस पे, स्पेसिफिक प्राइस मोस्टली मार्केट से कम प्राइस होती है। ये वारंट्स भी इशू, और वारंट्स क्यों दिए जाते हैं बॉन्ड्स के साथ, वो इसलिए दिए जाते हैं कि इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। लॉन्ग टर्म ऑप्शन टू बाय स्टेटेड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एट द स्पेसिफिक प्राइस। इससे ये होगा कि बॉन्ड को बॉन्ड होल्डर आराम से पैसे इकट्ठे कर सकेगा, नहीं सॉरी, बॉन्ड इशूअर आराम से पैसे इकट्ठे कर सकेगा, और बॉन्ड होल्डर जो होगा, जो लेंडर होगा, उसको एक ऑप्शन मिल जाएगी कि आफ्टर सम टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको एक प्राइस के ऊपर जो है वो शेयर्स खरीद सकता है इशूअर के। पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल एक होते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स, एक होते हैं पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि आप कॉल कर लेते हो, यू बाय बैक। पुटेबल बॉन्ड जो है वो ये है कि जी आपका जो बॉन्ड होल्डर है, जो लेंडर है, उसको जब हमने बॉन्ड इशू कर दिए तो वो कंपनी को वापस बेच सकता है। वैसे तो वो प्रायर मैच्योरिटी टाइम पे ही कंपनी को वापस करेगा, लेकिन ये क्या अलाउ करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इशूअर अगर चाहे, सॉरी, बॉन्ड होल्डर अगर चाहे, लेंडर अगर चाहे, तो वो कंपनी को बॉन्ड वापस करके अपना पैसा ले सकता है। तो पुटेबल बॉन्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्राइस पे भी हो सकते हैं और ये मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। इनकम बॉन्ड्स मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट तब पे करेगा जब इंटरेस्ट कमाएगी कंपनी, और अगर इंटरेस्ट वो कमाती नहीं, लॉस में जा रही है, तो वो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट लीगली नहीं देगा। इंडेक्स्ड बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट पेड इज बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर एक इंडेक्स के बेस के ऊपर बॉन्ड के इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब लेट्स से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगी कम होगी, उस हिसाब से बॉन्ड का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और कम होगा। तो दीज आर कॉल्ड इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। So next we will do the वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के हमने इनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, इनको वैल्यू कैसे असाइन करनी है, वेदर टू बाय दीज बॉन्ड और नॉट, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए, इश्यूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, इश्यूअर के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन, ठीक है। सो वैल्यूएशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ी सी तमहीद आप लोगों के साथ बांध लूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या करना है। बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि मैंने एक बॉन्ड ख़रीदना है, और मैं बॉन्ड जब ख़रीदने लगा हूँ तो मुझे उसको
इवेल्युएट करना है कि वेदर टू बाय दिस बॉन्ड टुडे और नॉट। ठीक है, क्या ये मुझे फ़ायदा देगा कि नहीं देगा, वो वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आनी चाहिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को, एक फाइनेंस के ग्रेजुएट को पता होना चाहिए कि अगर उसने किसी फिक्स इनकम सिक्योरिटी में या किसी बॉन्ड में उसने इन्वेस्ट करना है या किसी को उसने उधार देना है, तो जब वो उधार दे रहा है तो वो जो बॉन्ड उसे मिल रहा है उस बॉन्ड की वैल्यू क्या है, आज की तारीख में उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसको उसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। ठीक है, और वो वैल्यूएशन हम लोग एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं और वो इंट्रिंसिक वैल्यू एक्यूरेट रिस्क और एक्यूरेट रिटर्न के ऊपर बेस करके हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, और वैल्यूएशन जब हम कर लेते हैं प्रॉपर, तो हमें पता चल जाता है कि इस बॉन्ड की प्राइस कितनी होनी चाहिए, इस बॉन्ड की कीमत कितनी होनी चाहिए। अगर उस कीमत पे मिले तो आप ख़रीद लें, आप उसे उधार दे दें इश्यूअर को, अगर उस कीमत पे ना मिले तो आप उस बॉन्ड को स्किप कर दें। तो ये एक वैल्यूएशन मेथड्स हैं जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि यील्ड्स किस कौन-कौन से रिटर्न इन्वेस्टर कमा सकता है। हम लोग देखेंगे करंट यील्ड कितनी कमा सकता है, व्हाट इज़ द करंट यील्ड, व्हाट इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी, व्हाट इज़ द यील्ड टू कॉल। ये सारी चीज़ें हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। तो वैल्यूएशन बेसिकली इज़ द थिंग कि हम लोग अपनी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ को कैसे वैल्यू कर सकते हैं आज के तारीख में। तो जो आज की तारीख में है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इसको जब हम लोग देखते हैं तो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव इनकम्स को हम आज की तारीख में क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट करने के बाद हम उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। और डिस्काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो मोस्टली कहाँ पर, वो जो डिस्काउंटिंग का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप लोगों ने जो है आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको आता है, किस तरह निकालनी है, कैश फ्लो कैसे होते हैं, मुख्तलिफ कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आपको वैल्यूएशन के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज हमने जो है, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ इसको, तो बेसिकली हमने पढ़ा है बॉन्ड्स और उसके फीचर्स को देखा है, मेनली उसके कुछ फीचर्स को हमने देखा है। मोस्ट कॉमनली हमारी जितनी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ या लॉन्ग टर्म डेट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। इसमें हमने लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर बॉर्वर जो है वो अमाउंट लेता है लेंडर से और एग्री करता है कि वो अमाउंट जो है उसको एक स्पेसिफिक डेट में टोटल की टोटल वापस कर देगा, लेकिन उसके साथ वो उसको इंटरेस्ट भी पे करेगा, अमाउंट भी वापस करेगा और एक स्पेसिफिक टाइम में उसको इंटरेस्ट विद इक्वल इंटरवल भी देता रहेगा। और वो बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट की अमाउंट फिक्स होती है, वो हर साल या हर 6 महीने बाद या हर महीने बाद एक स्पेसिफिक एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद फिक्स पेमेंट उसको वापस करता रहता है। इसके कुछ फीचर्स देखे थे, प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो मेन अमाउंट जो बॉर्वर लेता है लेंडर से, मैच्योरिटी डेट, नंबर ऑफ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए बॉर्वर लेंडर से अमाउंट लेता है, इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट रेट पे लेता है, इंटरेस्ट इन इनकम ऑफ द लेंडर, पैसे को यूज करने की इनकम लेंडर को, और बॉर्वर के लिए पैसे को यूज करने की कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कहलाती है। और उसके बाद कूपन रेट, जिस रेट के ऊपर बॉन्ड इशू किया जाता है और ये रेट फिक्स रहता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक मार्केट रेट है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपका साथ। इसके अगेंस्ट मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट डिफरेंट हो सकता है, कूपन रेट नहीं डिफरेंट हो सकता, मार्केट रेट चेंज हो सकता है, क्योंकि सिमिलर बॉन्ड जो इशू किए जा रहे हैं वो इशू अगले साल भी किए जाएंगे, उससे अगले साल भी किए जाएंगे, वो किस रेट पे इशू किए जा रहे हैं सिमिलर बॉन्ड्स, वो रेट कम या ज़्यादा होता रहता है। अपना जो बॉन्ड है, जो एक्चुअल बॉन्ड है, उसका कूपन रेट तो फिक्स रहता है, लेकिन मार्केट रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इंडेंचर जो है आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। कुछ वैरायटी बता दी, मॉर्गेज जिसमें रियल एस्टेट को किया जाता है, इक्विपमेंट में इक्विपमेंट को बैक किया जाता है, इक्विपमेंट को एज अ सिक्योरिटी रिक्वाया जाता है, अदर एसेट्स में अदर एसेट्स को रिक्वाया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें इनलिक्विड एसेट्स को आप क्या करते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हो। डिबेंचर्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। इनकम बॉन्ड जब इनकम कमाएगा, जब इंटरेस्ट कमाएगी फर्म तभी इंटरेस्ट देगी, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं देगी। कन्वर्टिकल ये बॉन्ड जो है शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
वेरिएबल जिसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, जीरो कूपन जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और पार पे रिडीम किए जाते हैं। यूरो बॉन्ड किसी और मुल्क में किसी और करेंसी पे बॉन्ड इशू कर देना यूरो बॉन्ड कहलाता है। काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, हाई यील्ड सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो जंक बॉन्ड्स होते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न मिलता है लेकिन इसके ऊपर रिस्क भी ज़्यादा होता है। फॉलन एंजल जो आपके पहले इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं जो बहुत हाईली ग्रेडेड बॉन्ड होते हैं वो बाद में लो ग्रेडेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। बॉन्ड मार्केट के ऊपर बात की, कॉल प्रोविजन, इसमें यह है कि जी इशूअर क्या करता है जब वो बॉन्ड इशू करता है उस पे वो कॉल प्रोविजन डाल देता है। कॉल प्रोविजन का मतलब है कि मैच्योरिटी से पहले पहले इशूअर जो है अपना बॉन्ड जो है वो रिडीम कर सकता है, वो पेमेंट वापस करके अपना बॉन्ड को ख़त्म कर सकता है, अमाउंट को ख़त्म कर प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी से पहले जो है वो इशूअर सॉरी अब यहाँ पर थोड़ा बॉर्वर जो है मैच्योरिटी से पहले अपनी अमाउंट वापस करके सारी की सारी लेंडर को बॉन्ड को ख़त्म कर सकता है। ये आपके पास कॉलेबल बॉन्ड होते हैं। सिंकिंग फंड आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी पे करता जाता है और साथ में प्रिंसिपल की अमाउंट भी कम करता जाता है। ठीक है, ये सिंकिंग फंड आ जाते हैं। उसके बाद अदर फीचर्स में मैंने आप लोगों को वारंट्स, ऐसे वारंट्स होते हैं जो बॉन्ड के साथ आप जब बॉन्ड इशू करते हो तो साथ आप एक ऑप्शन भी दे देते हो कि एक टाइम के बाद आप स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एक जो लेंडर है वो एक स्पेसिफिक टाइम प्राइस के ऊपर कॉमन स्टॉक भी खरीद सकता है। पुटेबल बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग लेंडर को ये ऑप्शन देते हैं कि वो मैच्योरिटी से पहले अपना जो बॉन्ड है वो कंपनी को वापस कर सकता है और वापस करके अपनी सारी की सारी अमाउंट मैच्योरिटी से पहले ले सकता है। ठीक है, इंडेक्स बॉन्ड जो है वो किसी न किसी इंडेक्स के साथ लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीपीआई के साथ लिंक हो जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक हो जाए। जैसे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होगा वो कम हो जाएगा। काइबर के साथ लिंक होते हैं मोस्टली बॉन्ड्स। काइबर रेट बढ़ता है तो वो इंडेक्स बॉन्ड के इंटरेस्ट बढ़ जाता है, काइबर रेट कम होता है तो इंटरेस्ट जो है उसका क्या होता है, कम हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स एंड व्हाट आर द बॉन्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी वैल्यूएशन की तरफ आएंगे कि हाउ टू वैल्यूएट अ बॉन्ड। ठीक है, हाउ टू मेक अ डिसीजन वेदर टू बाय द बॉन्ड और नॉट टू बाय द बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।